में अपन पढ़ रहे थे और यूरोप महाद्वीप के बारे में और क्या क्या बातें बनती हैं उनको आज के सेशन में करने वाले हैं। आइएगा आप सभी का स्वागत और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। आइएगा आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। यूरोप महाद्वीप को लेकर के अपनी बातें चल रही थी और यूरोप में नदियां अपन लोग पढ़ चुके थे और नदी के बाद में आगे का जो मैटर है वो अपन आज करने वाले हैं। आइएगा स्वागत आप सभी का। आज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? हाँ देखिएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे आवाज आ रही है नहीं आ रही, आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ जी प्रारंभ करते हैं। अब सुनिएगा, प्रश्न बनेगा अपना कि यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी झीलें, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं, क्योंकि कल का सेशन अपना था अपन ने यूरोप महाद्वीप की नदियां पढ़ी थी। आज अपन झीलें पढ़े, झीलों के बारे में फिर चर्चा करेंगे कि यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन से पर्वत है। ठीक है, आइए अपन प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। तो लिखना, हेडिंग लगाना यूरोप की झीलें। यूरोप की झीलें, देखो झीलों के अंदर याद रखना, एक आती है लाडोगा झील। यूरोप के अंदर एक झील आती है, झील का नाम है लाडोगा या लडोगा झील। और लडोगा झील से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका उत्तर बनेगा लडोगा झील। तो लिखना यूरोप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, यानी यूरोप के अंदर मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा लडोगा झील। ठीक बात। इसके बाद बात करते हैं सर, और एक आती है ओनेगा झील, ये भी यूरोप के अंदर ही है, ये दूसरी बड़ी झील है, तो दूसरी लिखे अनोका झील। और दोनों ही कहां पे है? रूस में है। अनोका झील में लिखे यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील, यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जो झील मीठे पानी की वो कौन सी है? अनोका झील है। अनोका कोई अनोका एक ही बात है, यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर। प्रीति चौधरी कह रहे हैं सर वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी कितने दिन में पूरी हो जाएगी? देखिएगा, ना ही तो मैं ऐसा कोई टारगेट रखता, ना ही मेरा ऐसा कोई टारगेट रखने का मैंने निश्चय किया। क्यों नहीं किया? हाँ, अगर मान लो एग्जाम डेट आपकी आ जाए फिर अपन निश्चय करेंगे चेंज होगा, लेकिन अभी अपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आराम से आपको पढ़ना, मैं चाहता हूं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाए और आप एक एक चीजों को आसानी से समझते हुए चले जाए। मैं चाहूं तो यूरोप महाद्वीप एक क्लास में भी हो सकता है, अफ्रीका महाद्वीप बातें भी सारी आ जाएंगी, जो मैं लिखा रहा हूं चीजें भी सारी आ जाएंगी, लेकिन उससे आपकी जो समझ बननी चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट बनना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप साथी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इंडिया आपने कहीं ना कहीं नाम सुने आएंगे, पढ़े आएंगे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ा नहीं आएगा। तसल्ली से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मस्त करके पढ़ो। ठीक है, डाटा नहीं आपको बताना। हाँ, आपने पहले कर दिया, डांटना मत। आगे लिखना एवरन झील, डांटने की बात नहीं, आपका हक बनता है पूछना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई है नहीं तो अपना आराम से करें। एवरन झील कहां पे? तो याद रखिएगा इटली के अंदर आती है। इटली में कौन सी झील आती है? एवरन झील आती है। एवरन झील के बाद में एक झील आती है जिसका नाम आता है आपका कॉन्स्टेंस झील, ये भी यूरोप महाद्वीप की झील है, तो लिखें कॉन्स्टेंस झील। कौन सी झील? कॉन्स्टेंस झील। इसमें लिखिएगा जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया की सीमा पर, ऑस्ट्रिया की सीमा पर। उसके बाद में झील आती है आइसेल झील, और आइसेल झील कहां पे है सर? ये है नीदरलैंड में। आइसेल झील कहां पे? नीदरलैंड के अंदर आती है। ये यूरोप की महत्वपूर्ण झील है। नोट लगा के एक बात और लिखना, वेटर्न वेनर्न स्वीडन में स्थित झील है। और जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, उधर हिम झीलें काफी हैं और छोटी छोटी बहुत सारी झीलें, बर्फ का क्षेत्र है, इसलिए फिनलैंड को तो झीलों का देश कहा जाता है। बहुत सारी झीलें फिनलैंड के अंदर। ठीक है, तो लिखिएगा नोट लगा के, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यानी यहाँ हिमानी वाली काफी झीलें जो ग्लेशियर से बनती हैं वो झीलें। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर इतनी झीलें, लिखिएगा। ओके, चलिए आगे आगे लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा यूरोप के पर्वत, यूरोप के पर्वत। और यूरोप के पर्वत के लिए आपको क्या करना है? मैप देखना है, आसानी से देखना, समझ में आ जाए। ये यूरोप के पर्वतों का मैप है, नहीं भी दिखे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये इधर से आता है एशिया, इधर से आता है यूरोप, और इन दोनों के मध्य यहां पे जो पर्वत देख पा रहे हैं आप, इस पर्वत का नाम आता है युवाल। यानी ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इस पर्वत का नाम है युवाल पर्वत। एक पर्वत यहां देख पा रहे हैं आप, इस पर्वत का नाम है कॉकेशस, कॉकेशस। पहले बनाइएगा इन दोनों पर्वतों के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक बात करें। यानी युराल पर्वत की स्थिति एशिया और यूरोप के बीच में, कॉकेशस पर्वत की स्थिति भी लगभग एशिया यूरोप के बीच में, कैस्पियन सागर भी एशिया यूरोप के बीच में, और युराल नदी भी लगभग एशिया यूरोप के बीच में सीमा बनाती है। ये युराल पर्वत है, सॉरी वोल्गा नदी। ध्यान देना, युराल पर्वत की बात है, वोल्गा नदी की बात है, कॉकेशस पर्वत की बात है, कैस्पियन सागर की बात है, ये सारे लगभग क्या है? एशिया यूरोप के मध्य लगभग लगभग सीमा बनाते हैं। लिखिएगा पहले युराल पर्वत। अब युराल पर्वत से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? पहले लिखेंगे युराल पर्वत, एशिया व यूरोप के बीच, एशिया व यूरोप के बीच स्थित पर्वत। और ये लिखना, इसका विस्तार, इसका विस्तार रूस व कजाकिस्तान में है। इसकी चोटी नरोदना है। अभी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं आई ना, वो यूराल में नहीं है, तो कहां है? वो कॉकेशस में। तो नेक्स्ट पर्वत लिखिएगा कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस में लिखना यह है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये काला सागर, ये कैस्पियन सागर, यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में जो पर्वत
श्रेणी है वो कौन सी है? कोकेसस है। तो लिखना यह है काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी है। यानी कोकेसस जो पर्वत है वो किस किसके बीच में है? काला सागर और कैस्पियन सागर, इन दोनों के बीच में कौन सा? कोकेसस है। अब इसी कोकेसस में चोटी आती है एल्ब्रुस चोटी, और एल्ब्रुस चोटी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो लिखना सर्वोच्च चोटी, लिखें एल्ब्रुस चोटी। और एल्ब्रुस चोटी कितने मीटर है? 56-42 मीटर। और यह लिखना यह यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, यह यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। यानी यूरोप महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वो चोटी कौन सी है? आपका उत्तर बनेगा यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एल्ब्रुस चोटी। याद रहेगा एल्ब्रुस चोटी। तो कॉकेसस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस चोटी है। यूरोप की भी सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रुस चोटी है। उसके बाद में आता है एक पर्वत जिसका नाम आता है कार्पेथियन पर्वत। आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, अब इस पर्वत का नाम है कार्पेथियन पर्वत। प्रश्न यूं भी पूछ लिया जाता है, आप इसे तेज होती कई बार, निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में नहीं है? प्रश्न आया कॉकेसस है, प्रश्न आ गया कार्पेथियन है, प्रश्न आ गया एंडीज नहीं है, प्रश्न आ गया कैमरून नहीं है, किलिमंजारो नहीं है। तो जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये रहा कॉकेसस पर्वत। तो लिखिएगा नेक्स्ट नीचे देखो आ जाएगा यहां, सॉरी कार्पेथियन पर्वत। कौन सा पर्वत? कार्पेथियन पर्वत। इसमें लिखना यह सर्बिया व मोंटेनेग्रो के बीच में है, मोंटेनेग्रो में है। चापाकार वलित पर्वत है। ओनिको कोकेसस पर्वत भी वलित पर्वत है, ये सारे ही वलित हैं। यूराल पर्वत भी कैसा है? ये भी वलित पर्वत है। कार्पेथियन सर्बिया और मोंटेनेग्रो में चापाकार वलित पर्वत है, किताब को याद रखना। यानी आल्पस का ही पूर्वी विस्तार, यूरोप महाद्वीप की मुख्य पर्वत श्रृंखला आल्पस आएगी, इस आल्पस का ही पूर्वी विस्तार कौन सा है? तो आप कहेंगे कार्पेथियन। ठीक है, लिख बैठना। अब सुनिए ये देखें, फिर आगे चलते हैं बात करते हैं और कौन कौन से पर्वत अपने यूरोप महाद्वीप के अंदर है। आइए ये लो जी यूरोप महाद्वीप। अब यहां कौन कौन से पर्वत देखते चलो। ये हो गया यूराल, यूराल के बाद में ये हो गया कॉकेसस, ये हो गया कार्पेथियन। यहां पे जो आप पर्वत देख पा रहे हैं ये पर्वत है बाल्कन। कौन सा पर्वत है? बाल्कन। इधर लिख लेते हैं, उधर लिख लेते हैं। उसके बाद में यहां पे एक पर्वत देख पा रहे हैं आप, इस पर्वत का नाम आता है दिनारिक। दिनारिक एक पर्वत यहां इटली में देख पाते हैं आप, इसका नाम आता है AP9। AP9 ये AP9 है। और इंग्लैंड के अंदर पर्वत आता है P9। ये कौन सा है? AP9। इन तीन के बारे में लिखते हैं। एक नंबर लिखिएगा दिनारिक पर्वत। ध्यान से देखते चलना और मैप में चीजों को देखते हुए फिर लिखते चलना। दिनारिक पर्वत। और दिनारिक पर्वत में लिखना कि एड्रियाटिक तट के सहारे, यानी दिनारिक पर्वत की बात आती है तो आप क्या कहोगे? एड्रियाटिक तट के सहारे। दिनारिक पर्वत कहां पे है? आपका उत्तर बनेगा दिनारिक जो पर्वत है वो एड्रियाटिक तट के सहारे। कौन से तट के सहारे? एड्रियाटिक तट के सहारे। याद रहेगा इतना? बिल्कुल रहेगा। ये रहा एड्रियाटिक तट, और इस एड्रियाटिक तट के सहारे, और एड्रियाटिक तट के भी किधर? तो आप कहेंगे इसके पूर्वी भाग के अंदर या उत्तर पूर्वी भाग में। एड्रियाटिक तट के सहारे और इसके भी किधर? तो आपका उत्तर आना चाहिए उत्तर पूर्वी भाग के अंदर, उत्तर पूर्वी भाग। उसके बाद में पर्वत आता है बाल्कन पर्वत। लिखने नीचे बाल्कन पर्वत। बाल्कन पर्वत में लिखना बुल्गारिया सर्बिया में विस्तृत। इधर कौन सा सागर? काला सागर। तो काला सागर के किनारे पर लिखें, यह काला सागर के किनारे पर है और इसकी चोटी बोटेव, यानी बाल्कन की जो चोटी है इस चोटी का नाम है बोटेव। बोटेव है, बोटेव। उसके बाद में आता है AP9। नेक्स्ट पर्वत है AP9। और AP9 जो पर्वत है ये कहां पे आता है सर? इटली में आता है। ये देखो इटली, और यहीं से टाइबर नदी का उद्गम होता है, इसके किनारे रोम और वेटिकन सिटी बसे हुए हैं। AP9 लिखना इटली, इटली। और इसमें लिखना इस पर्वत से ही टाइबर नदी का उद्गम होता है, इस पर्वत से ही टाइबर नदी का उद्गम होता है। ये AP9 है, ध्यान दे लेना। फिर मैं कह रहा हूं अगर आपसे पूछे P9 या पेनाइन, ये पेनाइन कहां पे? ये इंग्लैंड में है। एक आता है ग्राम्पियन, और ग्राम्पियन कहां पे है? स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड। दिनारिक एड्रियाटिक तट के सहारे, बाल्कन पर्वत बुल्गारिया सर्बिया में फैला हुआ, काला सागर के किनारे, चोटी बोटेव है। AP9 की बात करें इटली के अंदर है, इसी पर्वत से टाइबर नदी का उद्गम होता है जिसके बारे में अपन नदियों में बात कर चुके हैं। पेनाइन पर्वत कहां पे? इंग्लैंड के अंदर है। और ग्राम्पियन कहां पे? स्कॉटलैंड के अंदर है। इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है। लिखो फिर आगे चलते हैं। बंदा कह रहा है पता नहीं सर कैसे कैसे पर्वत है, याद नहीं होते, हो जाए। वलित का मतलब होता है कि दो प्लेटें हैं, जैसे मान लो मैंने कहा वलित क्या होता है? वलित का मतलब होता है कि इधर से एक प्लेट,
प्लेट जिसे अपन दृढ़ भूखंड कहते हैं, यानी जो दृढ़ भूखंड है उन्हें क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। ये भी प्लेट। अब जब कोई भी दो प्लेटें टकराती हैं, ये प्लेट बढ़ते बढ़ते इधर आई, ये इधर आई, अब जब टकराएंगे तो इनके बीच में जो मलबा होगा उसमें फोल्ड पड़ेगा, यानी बीच वाला मलबा उसमें वलन पड़ेंगे और वलन से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? सर वलित कहते हैं। यही दो प्लेटें अगर ये विपरीत दिशा में चली जाए तो क्या होगा? अगर ये प्लेटें विपरीत दिशा में चली जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? तनाव पैदा होगा। अब तनाव पैदा होगा उसे अपन भूगोल में क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। और ये प्लेटें और दूर चली जाएंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? यहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा, जिसे आप रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? रिफ्ट घाटी। यानी रिफ्ट घाटी या भ्रंश का निर्माण एक होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, तब होता है भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी का निर्माण। और इसे कहा जाता है प्लेटों की अपसारी गति। यानी ये जो गति है ये प्लेटों की कौन सी गति है? अपसारी। अपसारी का मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और यहाँ दो प्लेटें जब आमने सामने खिसकती हैं तो यहाँ जब खिसकेंगी कौन सी गति हो रही है? आप कहेंगे अभिसारी गति हो रही है। और अभिसारी गति के कारण ये क्या बनते हैं? आप कहेंगे वलित पर्वत बनते हैं। याद रखिएगा। तो भ्रंश घाटी का निर्माण किसके कारण होता है? अपसारी गति के कारण होता है। वापस देखते आ जाएगा, यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे देखते हैं और बात करते हैं। बिल्कुल कन्हैयालाल कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ प्लस में आपकी टेस्ट सीरीज अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो उसके आरपीसी और सब एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अपने टेस्ट सीरीज की भी विशेषता ये कि अपन विद सॉल्यूशन देते हैं उसमें ना, मतलब टेस्ट सीरीज का आपको व्याख्यात्मक जो हल है वो भी मिल जाता है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और व्याख्यात्मक हल केवल आपको पढ़ने के लिए नहीं देते, हम उसका प्रिंट निकालने के लिए देते हैं कि आप उसका प्रिंट भी निकाल पाओ। ठीक है, कर देंगे सब कर देंगे, चिंता मत करो। अब सुनिए नेक्स्ट, अब बात आती है और कौन से सर और बताते हैं और पर्वत कौन कौन से आइएगा उनको लेकर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी तक अपन ने कौन कौन से देखे हैं? अभी तक सर अपन ने जिनकी चर्चा की है उनमें युराल पर्वत आ गया, उनमें कोकेसस पर्वत आ गया, उनमें बाल्कन पर्वत की बात आ गई, इनमें कार्पेथियन पर्वत की अपन ने चर्चा कर ली, दिनारिक पर्वत को लेकर के अपन ने बातचीत कर ली, दिनारिक के बाद में एपिनिन को लेकर के अपन ने बात कर ली। इसके बाद में ये मेन जो पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है? आल्पस है। यानी ये जो पर्वत श्रृंखला आप देख पा रहे हैं ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आपका उत्तर बनना चाहिए इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है आल्पस पर्वत श्रृंखला। बोलो कौन सी पर्वत श्रृंखला? आल्पस। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा पर्वत देख पा रहे हैं? आल्पस। अब इसी आल्पस पर्वत श्रृंखला में एक बात आपको याद रखनी है। अब आल्पस आने का मतलब ये नहीं कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी आल्पस में, आपने ये तो याद कर लिया कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी है तो आप कहेंगे माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन ये माउंट एल्ब्रूस कौन से पर्वत में है? याद रखिएगा माउंट एल्ब्रूस जो है वो कॉकेसस के अंदर है, माउंट एल्ब्रूस आल्पस में नहीं है। आल्पस के बाद में बात करते हैं, ये एक पर्वत और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका नाम आता है पिरेनीज पर्वत। बोलो कौन सा पर्वत आता है? पिरेनीज। यहाँ लिख सकते हैं ये जो पर्वत है इसका नाम आता है पिरेनीज पर्वत। कौन सा? पिरेनीज। एक बात ध्यान देना, पिरेनीज पर्वत के बाद में स्पेन पुर्तगाल ये वाला जो पठारी चित्र है इसे कहा जाता है मेसोटा का पट्टा। ये है मेसोटा का पट्टा। ये कहां पे है? तो आप कहेंगे सर यूरोप के अंदर है। उसके बाद एक यहाँ पे भी फ्रांस के अंदर भी आ रहा है, इसे कहते हैं सेंट्रल मैसिव। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। एक आता है विंसन मैसिव, ये कहां पे? कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये है सेंट्रल मैसिव। ये आल्पस आएगा, दक्षिणी आल्पस पूछा जाए कहां पे तो आपका उत्तर आएगा सर न्यूजीलैंड के अंदर है। बोलिएगा सेंट्रल मैसिव। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल मैसिव कहां है आपका उत्तर बन जाएगा सेंट्रल मैसिव वाला जो भाग है अब वो आपका फ्रांस में है। आइए अपन आल्पस पर्वत को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। आल्पस पर्वत से उठा के प्रश्न जो है वो अपने बनेंगे। ठीक है, अब लिखना नेक्स्ट आल्पस पर्वत श्रृंखला। आल्पस पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो याद रखना यूरोप की महत्वपूर्ण नवीन फलित पर्वत श्रृंखला आल्पस की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम आता है माउंट ब्लैंक। ये 4807 है लगभग माउंट ब्लैंक, यानी आल्पस की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक। आल्पस कैसा पर्वत है तो याद रखना नवीन वलित पर्वत। और इसी आल्पस पर्वत के आधार पर एक पर्वत के युग का नाम रख दिया जिसे कहते हैं अल्पाइन युग। यानी पूरे विश्व में अगर देखें तो पर्वत बने हैं अलग अलग कालक्रम में। जैसे सबसे पुराने पर्वत बने हैं प्री कैम्ब्रियन काल में, उसके बाद में काल है जिसे कहा गया कैलिडोनियन काल, फिर एक काल आया उसे कहा गया हर्सिनियन काल, और जो नया काल है जिसे कहते हैं अल्पाइन काल। और विश्व में अगर वर्तमान में अपन पर्वत देखते हैं तो उनमें एटलस की बात कर लें, रोकीज की बात कर लें, एंडीज की बात कर लें, हिमालय की बात कर लें, ये तमाम पर्वत कैसे हैं? ये नवीन वलित पर्वत है। तो यहाँ की चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। उसके बाद एक लिखना कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन पर्वत कहां है? याद रखिएगा इंग्लैंड में। उसके बाद आता है पिरेनीज। याद रखना पिरेनीज पर्वत कहां है? फ्रांस में। फ्रांस व देखो ये रहा पिरेनीज, फ्रांस और स्पेन की सीमा, फ्रांस व स्पेन की सीमा। जूरा पर्वत, जूरा पर्वत कहां पे सर? फ्रांस में है, फ्रांस में। इसको लिखेंगे वास्जिस पर्वत, वास्जिस पर्वत ये फ्रांस में है, फ्रांस व जर्मनी की सीमा, फ्रांस व जर्मनी की सीमा। कौन सा पर्वत? वास्जिस पर्वत। ठीक, देखिए इसको
पर्वत होना करेक्ट सीरीज कब मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पे जाके देखो। हाँ आगे लिखना नेक्स्ट। ब्लैक फॉरेस्ट नेक्स्ट करो। जर्मनी में मैप नहीं चलाओ लगाओगे तो चलेगा। लिखना इधर सा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ पे जी? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे? जर्मनी में। नोट लगा के लिखना। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट वह वासजेस के मध्य स्थित हंस घाटी पे बहती है। उसके बाद में कहता है हॉर्स्ट पर्वत, क्वेश्चन आता है देख लेना। हॉर्स्ट पर्वत ये भी कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। उसके बाद में लिखा एक आता है कैंटाबियन, ये कहाँ पे आता है? स्पेन में आता है। एक आता है पिंडस पर्वत, पिंडस पर्वत ये कहाँ पे? ग्रीस में। उसके बाद में एपीनाइन, एपीनाइन ये कहाँ पे पड़ा? इटली में। अच्छा एपीनाइन तो हो गया ठीक है, एपीनाइन तो लिख लिया पहले। अब कुछ एक तो में ज्वालामुखी पर्वत है उनको लेकर आपको बताऊंगा, तो आप इनको लिखें। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे? जर्मनी में। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस के मध्य जो आपका भ्रंश घाटी वहां से रहती है। हॉर्स्ट पर्वत कहाँ पे? जर्मनी में। कैंटाबियन पर्वत कहाँ पे? स्पेन में। पिंडस पर्वत कहाँ पे? ग्रीस में। एपीनाइन पर्वत कहाँ पे? आपका इटली के अंदर। उसके बाद में ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें का तो कोई औचित्य नहीं, हटा सकते। देखना इस्तांबुल, इस्तांबुल इसे मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, इसे मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत है और लावा निकलता है। ज्वालामुखी पर्वत है जो लिपारी द्वीप के पास है। कहाँ पे है? लिपारी द्वीप के पास है। उसके बाद लिखना माउंट एटना, ये भी कहाँ पे? सिसिली द्वीप के पास, सिसिली द्वीप के पास में ज्वालामुखी पर्वत ये है माउंट एटना। एक आता है मोरनी पर्वत आइलैंड में। हाँ मोरनी, मोरनी पर्वत, मोरनी पर्वत कहाँ पे? तो याद रखिएगा आइलैंड के अंदर मोरनी पर्वत है ठीक है। इसके बाद में कहता है अपन बात कर रहे थे सेंट्रल मैसिव कहाँ पे आता है? फ्रांस में। सेंट्रल मैसिव ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र ये कहाँ पे आता है? फ्रांस में आता है ठीक है। उसके बाद मिलते हैं मेसोटा का पठार, मेसोटा का पठार। और मेसोटा का जो पठार है ये स्पेन व पुर्तगाल, स्पेन व पुर्तगाल में आता है, जैसे आइबेरियन पठार भी कहते हैं, आइबेरियन पठार भी कहते हैं ठीक है। तो याद रखिएगा ये कुछ बातें हैं। एक बात और आप लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे? इसको हटा दें, बवेरियन पठार, बवेरियन पठार। बवेरियन जो पठार है ये कहाँ पे? ये जर्मनी में। लिखें स्कैंडिनेविया पठार, स्कैंडिनेविया पठार। और स्कैंडिनेविया जो पठार है ये कहाँ पे? लिखें उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप प्लस में एशिया इसे क्या कहा जाता है, तो लिखना यूरोप प्लस में एशिया इसे कहा जाता है यूरेशिया। आपसे ये पूछा जाए कि यूरोप और एशिया के बीच में सीमा, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा ये युराल पर्वत से भी निर्धारित होती है और कैस्पियन सागर से भी। बात करें तो कॉकेसस पर्वत, बात करें तो वोल्गा नदी। एक बात और बताई थी आपको, बाल्कन राष्ट्र, बाल्टिक राष्ट्र। आपके लिए दो प्रश्न है वो दिए जा रहे हैं, कल की क्लास में चर्चा करेंगे। बाल्टिक राष्ट्र कौन से हैं और बाल्कन राष्ट्र कौन से हैं, ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं। कल का जो अपना सेशन रहेगा उसमें बातचीत होगी यूरोप महाद्वीप के फैक्ट को लेकर, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल तो कोई है नहीं, इसलिए मरुस्थल का जिक्र नहीं कर रहे हैं। घास के मैदानों के फैक्ट में आ जाएंगे, बाकी झीलें हैं, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, इनका अपन ने विवरण किया, यूरोप की राजनीतिक स्थिति को अपन ने देखने की कोशिश की। अब मैं एक बार मैप लगा देता हूँ और उस मैप के आधार पर आप इसका रिवीजन आसानी से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जैसे यूरोप महाद्वीप का मैप देख पा रहे हैं। अभी मैंने कहा कि इधर वाला हिस्सा किसका है? बात कर रहे हैं सर एशिया का है। इधर वाला किसका है? यूरोप का है। ये रसिया वाला भाग यूरोप वाला भाग है ना, इसमें कलर होता है। इस प्रति आप जानते हैं कैस्पियन सागर, यहाँ पे काला सागर, ये आपने पढ़ा था अजोब सागर, ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन बोले तो भूमध्य सागर। ये सिसिली द्वीप है, सिसिली के बाद में लिपारी आता है, लिपारी के पास में क्या आता है? इस्तांबुल आता है। और इस्तांबुल द्वीप को क्या कहा जाता है? इस्तांबुल द्वीप को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। उसके बाद में फिर बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ जिब्राल्टर जल संधि आती है जो स्पेन वाले भाग को अलग कर देती है अफ्रीका से। उसके बाद आपने पढ़ा कि यहाँ लोहेन की खाड़ी आती है जहाँ रोन नदी आकर के जल डालती है फ्रांस वाले। यहाँ आपने पढ़ा बिस्के की खाड़ी, कोई खास बात नहीं है। इधर सेन नदी जाती है इंग्लिश चैनल में, और सेन नदी जैसा कि आप जानते हैं कि सेन नदी के किनारे फ्रांस का पेरिस नगर बसा हुआ है। उसके बाद फिर आप बात करते हैं तो इधर राइन नदी जाती है,
राइन नदी जो कि आप जानते हैं कोयला काली नदी है, कोयले का परिवहन होता है इसमें। फिर आपने देखा कि यहाँ ये कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला है, ये बाल्कन पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ आप कैस्पियन सागर जो देख पा रहे हैं, कैस्पियन सागर ये अपने एशिया और यूरोप दोनों के बीच में है। इधर आप ब्लैक सागर देख पा रहे हैं, इधर आपने फिर देखा अभी यूराल पर्वत था, कौन सा पर्वत था, यूराल पर्वत था। ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है और इसमें प्रायद्वीप एक नहीं, इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप है। जैसे ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, ये वाला इटालियन प्रायद्वीप है, बोले तो इटली वाला प्रायद्वीप है, ये वाला आइबेरियन प्रायद्वीप है। कहने का मतलब इस पूरे महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रायद्वीप बहुत सारे हैं। प्रायद्वीप मींस क्या होता है, जिसके तीन तरफ जल हो, वो प्रायद्वीप है। यहाँ देखो इधर भी जल है, नॉर्वेजियन सागर है, इधर आपका बुथानिया की खाड़ी है, कंप्लीट इसको अपन बाल्टिक सागर कहते हैं। उसके बाद इधर आपका उत्तरी सागर, तीन तरफ जल हो गया। चाहे इटली की बात कर लो, एक तरफ एड्रियाटिक सागर है, एक तरफ आपका टेरियन सागर है, एक तरफ भूमध्य सागर है, तीन तरफ पानी है। जैसे आप बाल्कन की बात कर लें, इसके भी तीन तरफ पानी है। चाहे आप इधर स्पेन वाले क्षेत्र की बात कर लें, यहाँ भी तीन तरफ पानी है। तो कहने का मतलब ये यूरोप महाद्वीप का एक मोटी मोटी बातें हुई, बाकी बातें अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट और हाँ,